हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू साई टीच क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने जो बचा हुआ टॉपिक था फ्रेंड्स, जिसको मैंने बीच में रोक दिया था, फिर मैंने डू और डोंट्स आपको पेडागोजी का सेशन लेके आके कराने लगा था। तो आज हम फ्रेंड्स जहाँ पर वो थ्योरी हमने रोकी थी फ्रेंड्स सी टेट के, तो उस थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे त्रिबुद्धि सिद्धांत, जिसे ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये किसने दिया है फ्रेंड्स? विलियम स्टर्नबर्ग ने। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, अपने टॉपिक को कंटिन्यू रखते हैं और सी टेट की जो सारे जो कंटेंट हैं उसको हम धीरे धीरे कवर करते जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा त्रिबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो त्रिबुद्धि सिद्धांत में जो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस होती है फ्रेंड्स, क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस होती है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में पीसीए बोल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पी से हो गया प्रैक्टिकल, सी से हो गया क्रिएटिव, ए से हो गया एनालिटिकल। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं फ्रेंड्स, कि जो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस होती है उसको एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, जिसे हम मेटा कंपोनेंटिक इंटेलिजेंस भी बोलते हैं, यानी विश्लेषणात्मक बुद्धि जिसे हम बोलते हैं। इसे हम सृजनात्मक बुद्धि भी बोलते हैं, सहायक बुद्धि भी बोलते हैं फ्रेंड्स। फिर देखते हैं फ्रेंड एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम क्रिएटिव बुद्धि बोलते हैं, जिसे हम संदर्भवाद बुद्धि भी बोलते हैं और रचनात्मक बुद्धि भी बोलते हैं। फिर तीसरा देखते हैं फ्रेंड, जिसको हम कंटेक्चुअल या प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस बोलते हैं, जिसे हम व्यवहारिक बुद्धि भी बोल सकते हैं और प्रायोगिक बुद्धि भी बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक एक करके हम जानेंगे कि इन इंटेलिजेंस में क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस क्या होता है फ्रेंड, जिसे हम विश्लेषणात्मक बुद्धि भी बोलते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या देखते हैं फ्रेंड्स, कि जो ये वाले व्यक्ति होते हैं ये बुक स्मार्ट व्यक्ति होते हैं, यानी बुकी स्मार्ट व्यक्ति होते हैं। यानी कि ये रटी रटाई चीज़ों को पढ़ लिया, प्लानिंग करते हैं, थिंकिंग करते हैं, सोचते हैं, मेटा कंपोनेंट्स थिंकिंग करते हैं। तो इस तरह के जो बुद्धि वाले होते हैं वो बुक लवर्स होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो थिंक abstractly एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली, उसी चीज़ को यहाँ भी बताया गया फ्रेंड्स, वही चीज़ कहा गया जिसको मैंने आपको हिंदी में बता दिया है सरल लैंग्वेज में, कि इसके अंदर होता क्या है, जो कि यही पूछेगा आपको सीटेट में, जो मैंने आपको पहले बताया कि रटी रटाई चीज़ों को पढ़ लिया या प्लानिंग करने वाले, थिंकिंग, इस तरह के थिंकिंग करने वाले किस तरह के इंटेलिजेंस में आते हैं। तो आपको वहाँ पर ऑप्शंस रहेगा कंपोनेंशियल या एनालिटिकल इंटेलिजेंस, तो वहाँ पर आपको इसी को टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स। फिर देखते हैं फ्रेंड्स एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस, जिसे हम संदर्भवाद या रचनात्मक बुद्धि वाले भी बोलते हैं, जिसे हम संदर्भवाद बुद्धि भी बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह के बुद्धि वाले में कौन से लोग आते हैं? ये वे लोग होते हैं जो कुछ न्यू लाते हैं, कुछ नया करते हैं, कुछ ना कुछ न्यू लाते हैं, कुछ ना कुछ इवेंट इन्वेंट करते हैं, कुछ ना कुछ खोजते हैं, कुछ ना कुछ डिस्कवर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के बुद्धि वाले को एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस व्यक्ति बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि फार्मूलेटेड न्यू आइडियाज, यानी न्यू आइडियाज लेके आते हैं, टू कंबाइन सेमिंगली अनरिलेटेड फैक्ट्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं कंटेक्चुअल इंटेलिजेंस में कैसे तरह के लोग होते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम प्रायोगिक और व्यवहारिक बुद्धि वाले भी जो होते हैं वो किस तरह के होते हैं। तो ये वे लोग होते हैं, ये हर तरह के वातावरण में एडजस्ट कर लेते हैं फ्रेंड्स, यानी ये प्रैक्टिकली स्मार्ट होते हैं, यानी देयर आर प्रैक्टिकली स्मार्ट, यानी हर तरह के वातावरण में अडेप्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड। पहले से ही ये अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो शेप द एनवायरनमेंट टू मैक्सिमाइज
वंस स्ट्रेंथ एंड कंपेंसेट वंस वीकनेस। स्ट्रीट स्मार्ट्स होते हैं फ्रेंड। ठीक है फ्रेंड्स, वही चीज जो मैंने हिंदी में आपको बताया वही चीज यहाँ पर भी बोलने का आशय वही है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं फ्रेंड्स, लुइस थर्स्टन जो थे वो 7 तरह की जो प्राइमरी मेंटल एबिलिटी है को बताया है, यानी ग्रुप फैक्टर थ्योरी को लुइस थर्स्टन ने बताया है, जिसको हम 7 तरह की जो प्राइमरी जो मेंटल एबिलिटी है उसको हम ये ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, जिसको SPNV यानी SPNV और WMR, इस तरह की ट्रिक आप अपने से भी बना सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि यहाँ बना हुआ है। तो आपको जैसा भी सुटेबल लगे आप अपने हिसाब से भी ट्रिक मतलब कि बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लुइस थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दिया है और कितनी एबिलिटी मेंटल एबिलिटी को दिया है, 7 प्राइमरी यानी 7 मुख्य मेंटल एबिलिटी बताई है। और द 7 फैक्टर्स यानी 7 आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, यानी दोनों इंडिपेंडेंट, 7 यानी द 7 फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर जो इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन कौन से 7 फैक्टर्स हैं, तो एस से हो गया स्पेशियल यानी एबिलिटी यानी स्थानिक क्षमता, पी से हो गया पीस पीस परसेप्चुअल एबिलिटी, जिसे परसेप्चुअल पी से परसेप्चुअल एबिलिटी बोलते हैं फ्रेंड इसको, जैसे अवधारणात्मक क्षमता भी बोलते हैं। एन से हो गया न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसे संख्यात्मक क्षमता। वी से हो गया वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, जिसे भाषा समझने से संबंधित हो गई। डब्ल्यू से हो गया वर्ड फ्लुएंसी यानी भाषा बोलने से संबंधित। और एम से हो गया मेमोरी स्मृति से संबंधित। ठीक है फ्रेंड्स, और आर से हो गया रीजनिंग यानी तर्क शक्ति इंटेलिजेंट। इस तरह की मेंटल एबिलिटी वाले लोग होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आइए अब हम देखते हैं प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत यानी पाइगेट्स कॉग्निटिव थ्योरी। तो प्याजे ने क्या बताया है संज्ञानात्मक सिद्धांत में अपने, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास को बताया है। किसने, जीन प्याजे ने। उन्होंने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी बौद्धिक विकास को भी बताया है। पाइगेट वॉज अ स्विस साइकोलॉजिस्ट, यानी जो जीन प्याजे थे वो कौन थे, स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने बच्चों को सक्रिय निर्माता यानी एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है। क्या कहा है, एक्टिव कंस्ट्रक्टर कहा है, यानी सक्रिय निर्माता। एक्टिव कंस्ट्रक्टर, बिल्डर ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान के सक्रिय निर्माता जिसे बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। किसने कहा है, जीन प्याजे ने कहा है। जीन प्याजे ने स्कीमा का भी कॉन्सेप्ट दिया है फ्रेंड्स। उन्होंने मेंटल स्ट्रक्चर्स, एग्जिस्टेंस, प्रीवियस नॉलेज के बारे में बताया, यानी कि जो स्कीमा में आपके रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे एक्टिविटी द्वारा अपने संज्ञान का निर्माण जारी रखते हैं। प्याजे रचनावादी थे यानी रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। प्याजे का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चा एक मानसिक संज्ञानात्मक संरचना के साथ पैदा हुआ है जो 14 या 15 ईयर्स की उम्र में अधिकतम विकास प्राप्त कर लेता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये सब पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नहीं, बाकी तो मैं जब क्रैश यानी कि आपको क्रैश यानी कि कोर्स में जब आपको कंप्लीट थ्योरी कराऊंगा तो उसमें बहुत शॉर्ट तरीके से कि टू द एग्ज़ाम पॉइंट आपको बहुत आसान ट्रिक से ही आपको बताऊंगा वहाँ पर। जैसे पहले यहाँ पर आप डीपली कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद फिर वहाँ पर हम एज अ रिवीजन के तौर पे उस क्रैश कोर्स में हम जब थ्योरी करेंगे तो रैपिड रिवीजन होगा फ्रेंड्स। उसमें आपको फटाफट जब मैं आपको बताऊंगा तो उसमें आपको टू द पॉइंट जो सीटेट में पूछे जाते हैं वो आपको पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर वहाँ पर और हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम लाइन टू लाइन देख ले रहे हैं क्योंकि अभी हमारे पास
पर्याप्त समय है सीटेट पेपर में। प्याजे, ये तो हो गया फ्रेंड्स। प्याजे ने संज्ञानात्मक बौद्धिक विकास को 4 स्टेज में बांटा है। कितने स्टेज में बांटा है? 4 स्टेज में। कलेक्टिव मोनोलॉग यानी सामूहिक एकालाप दिया, यानी 3 से 5 वर्ष। प्याजे के अनुसार विकास एक सतत प्रक्रिया यानी कि असतत प्रक्रिया है, सॉरी फ्रेंड्स, असतत प्रक्रिया यानी डिसकंटिन्यू प्रोसेस है फ्रेंड। और सतत प्रक्रिया को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? कंटिन्यू प्रोसेस बोलते हैं। लेकिन प्याजे ने क्या बताया है कि डेवलपमेंट क्या है? एक असतत प्रक्रिया है, यानी डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है फ्रेंड्स। प्याजे के अनुसार 4 एलिमेंट्स हैं। किसकी? किस चीज? 4 एलिमेंट्स कौन कौन से हैं जो थिंकिंग में जारी जरूरी हैं? कौन से जरूरी हैं 4 एलिमेंट्स जो थिंकिंग में जरूरी है फ्रेंड्स? तो एम से हो गया मैच्योरेशन, जिसे हम परिपक्वता कहते हैं, जो कि जेनेटिक्स और हेरिडिटी के दोनों के साथ मिलकर होता है फ्रेंड्स, आता है। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास भी आप जब उठा के देख लेंगे फ्रेंड्स, उसमें तो जेनेटिक और हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया था कि फ्रेंड्स क्या होता है, और मेचुरेशन का भी वहाँ पर मैंने आपको बताया है बहुत अच्छे तरीके से। तो उसको आप पिछली जो क्लास मतलब कि जो वीडियो है फ्रेंड्स, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको वहाँ पर यहाँ पर हम उसको वहाँ पर पढ़ चुके हैं डीपली, इसलिए फ्रेंड यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही बताते हुए चले जा रहा हूँ कि जो थिंकिंग के जो 4 एलिमेंट्स है, प्याजे ने क्या बताया है? एम से मैच्योरेशन, परिपक्वता, जिसे जेनेटिक्स और हेरिडिटी के साथ मिलती है, और फिर एक्सपीरियंस यानी अनुभव, यानी एक्टिविटी के द्वारा अनुभव प्राप्त होता है फ्रेंड्स। फिर सोशल इंटरेक्शन, कौन? सामाजिक अंतःक्रिया करता है बच्चा, सोशल इंटरेक्शन करता है। फिर इक्विल इक्विलिब्रेशन करता है यानी संतुलन बनाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारे क्या हैं? 4 एलिमेंट्स हैं थिंकिंग में, जो कि जरूरी हैं। किसने बोला है? जीन प्याजे ने बोला है। फिर प्रोसेस ऑफ इक्विलिब्रेशन यानी कि संतुलन क्या है? संतुलन कैसे बच्चा स्थापित करता है? तो संतुलन के 2 पार्ट हैं, यानी इक्विलिब्रेशन के 2 पार्ट हैं, यानी एडेप्टेशन और ऑर्गेनाइजेशन। जिसे एडेप्टेशन को बोलते हैं अनुकूलन, और ऑर्गेनाइजेशन मीन्स होता है संगठन। ठीक है। और एडेप्टेशन के भी 2 पार्ट हैं फ्रेंड्स। 2 पार्ट कौन कौन से हैं? एक है असिमिलेशन, जिसे आत्मसात बोलते हैं, और दूसरा है अकोमोडेशन, जिसे समायोजन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और एक चीज और पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड, कि जो जीन प्याजे ने सोशल एक्सपीरियंसेस यानी सामाजिक जो अनुभव है की बात कही है। प्याजे ये कहता है कि बच्चे यानी जो ये सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक अंतःक्रिया, जिसे हम सोशल एक्सपीरियंसेस भी बोलते हैं, जिसमें हम सामाजिक अनुभव करते हैं, तो प्याजे ने अपने सोशल एक्सपीरियंस यानी सामाजिक अनुभव की बात कही है। प्याजे ये कहता है कि बच्चे के ऊपर बहुत थोड़ा यानी माइन्यूट असर पड़ता है। किसका असर पड़ता है? समाज का। प्याजे ने ये बोला है कि बहुत माइन्यूट असर पड़ता है समाज का, जबकि वहीं वाइगोत्स्की 100% कहता है कि समाज का असर बच्चे पर पड़ता है। किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने 100% समाज को कहा है कि वो बच्चे के ऊपर असर पड़ता है, लेकिन जो जीन प्याजे हैं वो बोलते हैं कि समाज का बहुत माइन्यूट असर पड़ता है बच्चे पर। ठीक है। बट प्याजे 1% यानी 1% बोलते हैं असर पड़ता है समाज का। ठीक है। 1% असर पड़ता है। प्याजे ने सोशल पर ज्यादा फोकस नहीं किया है, ये पॉइंट याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। प्याजे ने लैंग्वेज और सोशल एक्सपीरियंस पर बहुत कम बात करी है, और कही है कि पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। ठीक है फ्रेंड्स। पहले थॉट आता है फिर लैंग्वेज आती है। तो उन्होंने हालांकि लैंग्वेज पे उन्होंने मतलब कि प्रेशर मतलब कि वो दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। पहले थॉट आती है फिर लैंग्वेज, किसने बोला है? प्याजे ने। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि असिमिलेशन और एक्यूमुलेशन क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स। इसका प्रोसेस देख लेते हैं फ्रेंड, कि जो प्रोसेस ऑफ
एडेप्टेशन होता है, यानी कि एडेप्टेशन के टू पार्ट्स मैंने बताया ना फ्रेंड्स, जिसमें एक असिमिलेशन होता है जिसे आत्मसात बोलते हैं, और एक अकोमोडेशन होता है जिसे समायोजन बोलते हैं। तो इसके प्रोसेस देख लीजिए फ्रेंड्स। तो असिमिलेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब बच्चा इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में बैठाता है, अपनी समझ को बनाता है, ठीक है, उस या मतलब कि बनाता है, और फिर चाहे मतलब किसी के थ्रू भी अपनी समझ को बनाता है, चाहे वो मदर हुआ या किसी के भी थ्रू, तो उसको हम स्कीमा बोलते हैं। वो तो याद ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, स्कीमा, उसको हम स्कीमा बोलते हैं। लेकिन जो अडेप्टेशन में जो असिमिलेशन होता है, जिसे अनुकूलन में यानी एनवायरनमेंट में, फिर उसके जो स्कीमा के साथ फिर वो क्या करता है? अडेप्टेशन करता है, यानी अनुकूलन करता है, एनवायरनमेंट में क्या करता है? एडजस्ट करता है। फिर उसके बाद क्या करता है? असिमिलेशन, यानी जोड़ना, आत्मसात करना, यानी असिमिलेशन का क्या और क्या बोलते हैं? आत्मसातीकरण जिसको हम कहते हैं। और फिर उस इंफॉर्मेशन को, यानी कि जो स्कीमा में उसके है, एज अ पास्ट रहता है, तो उसे असिमिलेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे उसका स्कीमा है, उसी तरह उसमें असिमिलेशन यानी इंफॉर्मेशन को एज अ पास्ट रखता है, एज अ पास्ट, उसी तरह जो उसको नॉलेज पहले से थी, उसको फिर उस एज अ पास्ट उसी नॉलेज को वो रखता है, तो उसको हम असिमिलेशन बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, ठीक। और एकोमोडेशन क्या होता है फ्रेंड्स? एकोमोडेशन ये होता है कि जब बच्चा उस इंफॉर्मेशन में कुछ नया डालता है, कुछ नया मॉडिफाई करता है, चेंज करता है, तो उसे हम एकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक। और एक्विलिब्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? संतुलन, यानी कि जब उस मतलब कि प्रीवियस नॉलेज में और न्यू नॉलेज में क्या मतलब कि बैलेंस बनाना सीख जानता है बच्चा, तो उसे हम एक्विलिब्रेशन कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। और डिसइक्विलिब्रेशन क्या होता है फ्रेंड्स? कि जब बच्चा बैलेंस नहीं बना पाता है अपने प्रीवियस नॉलेज और न्यू नॉलेज में, तो उसे हम डिसइक्विलिब्रेशन बोलते हैं, जिसे असंतुलन कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। असिमिलेशन, इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करना। ठीक है फ्रेंड, वही चीज़ जो मैंने आपको वहाँ क्लियर किया ऊपर, वही चीज़ यहाँ भी लिखा है फ्रेंड्स। असिमिलेशन इंफॉर्मेशन को एग्जिस्टिंग स्कीमा में ऐड करने को कहा जाता है। अकोमोडेशन क्या होता है? अपने इंफॉर्मेशन में एडजस्ट करता है, मैनिपुलेट करता है, मॉडिफाई करना होता है, उसको एकोमोडेशन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड। प्याजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं हैं, जिसे ट्रिक के द्वारा SPCF शॉर्ट फॉर्म से आप याद कर सकते हैं फ्रेंड्स। जिसे S से हम समझ लेंगे संवेदी पेशी अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज भी बोलते हैं। इसका वर्ष होता है 0 to 2 ईयर्स। फिर P से हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं फ्रेंड, जिसे 2 to 7 ईयर्स कहा जाता है फ्रेंड्स। और सी से हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं, जिसे इसका ईयर्स होता है 7 to 11 ईयर्स। और एफ से हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं, इसका ईयर हो गया 11 to 15 ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, सेंसरी मोटर स्टेज में जो बच्चा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं कि 0 से 2 वर्ष के जो इसका ईयर है सेंसरी मोटर स्टेज में, उसमें क्या होता है कि गत्यात्मक अवस्था होती है बच्चे के अंदर, इंद्रियागामक अवस्था होती है, इसे इंद्रियागामक अवस्था भी कहा जाता है, गत्यात्मक अवस्था भी कहा जाता है, संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। ये क्या होता है? जन्म से 2 वर्ष की आयु को कहा जाता है इस अवस्था को। ठीक, जन्म से 2 वर्ष की आयु को सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। वस्तुत स्थायित्व यानी ऑब्जेक्ट परमानेंस बच्चे के अंदर आ जाता है, यानी आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि जो बच्चे का सारा ध्यान ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, बच्चे को लगता है कि शायद शायद ऑब्जेक्ट मेरे सामने प्रेजेंट है, उसको लगता है कि ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करता है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो एग्जिस्ट करता है,
बट कुछ देर बाद अगर हम उसके सामने से उस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं तो उसका ध्यान नहीं रहता, यानी बच्चा भूल जाता है, तो उसी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहा कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। विलंबित अनुकरण यानी कि डिफरेंट इमिटेशन, विलंबित अनुकरण उसे भी का इसमें बच्चे के अंदर क्या होता है, विलंबित अनुकरण भी करता है बच्चा, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करता है, गोल डायरेक्ट बिहेवियर करता है बच्चा। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं इस अवस्था में, यानी सेंसेस आर टीचर्स। इस अवस्था में बच्चों की जो इंद्रियां होती है वो क्या होती हैं, एज अ टीचर होती है, उनको सिखाती है, उनको हर चीज बताती है। बच्चे की इंद्रियां ही शिक्षक होती हैं इस अवस्था में। इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। किस अवस्था में, सेंसरी मोटर स्टेज में, अर्थात अपनी ज्ञानेंद्रियों से ही दुनिया की समझ विकसित करता है बच्चा। थिंकिंग थिंग्स विथ आईज, हैंड्स एंड ईयर्स। ठीक है फ्रेंड्स। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है फ्रेंड्स, उसका ईयर क्या होता है, 2 से 7 वर्ष की अवस्था को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। इसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। लैक्स लॉजिक होता है बच्चे के अंदर, यानी तर्क शक्ति की कमी होती है इस अवस्था में बच्चे के अंदर। लैक्स रिवर्सिबिलिटी होती है फ्रेंड्स बच्चे के अंदर, यानी पानी बर्फ बन सकता है और बर्फ पानी की नासमझ होती है, यानी उसको ये नहीं पता होता है। उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर रूल टू एग्जाम्पल नहीं सीख पाता, यानी कि अगर हम बच्चे को रूल बताएं फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताएं तो बच्चा नहीं समझ सकता इस अवस्था में। कंजर्वेशन नहीं कर सकता बच्चा, यानी संरक्षण, जो संरक्षण होता है, संरक्षण का जो कॉन्सेप्ट होता है, कंजर्वेशन जिसे हम बोलते हैं, वो बच्चा इस अवस्था में नहीं समझ सकता। कंजर्वेशन में मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए इस डिब्बे में पानी यहाँ तक भरा हुआ है, और अगर हम इसी डिब्बे में पानी को, इसी डिब्बे का जो पानी है, मान लो पानी यहाँ तक भरा हुआ है और इस डिब्बे के पानी को हम इसमें पलट देते हैं और पानी यहाँ तक भर जाता है, तो बच्चे को लगेगा और उतना ही मतलब कि जो पानी यहाँ, मतलब जितना पानी इसमें है और उतना पानी इसमें, इतना उतना ही पानी इसमें डाल के हम दोनों को साथ डिब्बे, मतलब शीशे के जार को दोनों बच्चों के सामने रख के पूछे कि बच्चे से पूछे कि किस जार में ज्यादा पानी है, तो बच्चा को ये नहीं समझ में आएगा कि दोनों में सेम पानी है, सेम ही मतलब कि वाटर का लेवल है। वो बच्चा इस जार में जो पानी यहाँ तक भरा रहेगा उसको कहेगा ये इसमें ज्यादा पानी है, जबकि पानी दोनों में सेम है, यानी इक्वल है। ठीक है फ्रेंड, तो उसी को हम कंजर्वेशन बोलते हैं। इसमें बच्चे की वो समझ नहीं विकसित हो पाती है, कंजर्वेशन की कॉन्सेप्ट वो नहीं समझ पाता इस अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स। एनिमेज़म होता है बच्चे के अंदर, यानी निर्जीव चीज को वो सजीव समझ लेता है। ठीक है फ्रेंड्स। इकोसेंट्रिज्म होता है, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है, यानी उसको लगता है कि हम, मैं जैसे सोचता हूँ वैसा ही पूरी दुनिया सोचती है। सिंबॉलिक थॉट होते हैं बच्चे के अंदर, यानी लैंग्वेज, यानी ज्ञान, ABCD का ख ग, इसके अंदर सिंबॉलिक थॉट होते हैं बच्चे के अंदर, सिंबॉलिक थॉट होता है इस स्टेज में। लैक ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण, बच्चे को ऐसा एहसास होगा कि वीकर ए में ज़्यादा पानी है जबकि दोनों में समान है, जो कि मैंने अभी आपको क्लियर करा है फ्रेंड्स। सेंट्रेशन की मतलब सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर। ठीक है फ्रेंड। बच्चा क्या होता है, सेंट्रेशन होता है, यानी केंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर, केंद्रीकरण होता है बच्चे के अंदर। क्लासिफिकेशन करने की मतलब की क्षमता नहीं होती है, लॉजिकल नहीं होता है इस स्टेज में बच्चा। बच्चे के अंदर शेरिएशन यानी वर्गीकरण नहीं कर सकता बच्चा। बच्चे के अंदर इलॉजिकल होता है, कार्य कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट को नहीं समझ पाता बच्चा इस स्टेज में। इसमें बच्चा एगोसेंट्रिक होता है, यानी इरिवर्सिबिलिटी थिंकिंग नहीं कर पाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स प्री ऑपरेशनल स्टेज का। आप देखते हैं फ्रेंड्स कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है। तो इसकी जो एज होती है 7 से 11 वर्ष, इस अवस्था को हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, जिसे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। मूर्त में कॉन्क्रीट यानी चीजों के प्रति लॉजिकल यानी तर्क शक्ति का ज्ञान होना, यानी बच्चे के अंदर तर्क करने की शक्ति आ जाती है। बच्चे का कंजर्वेशन यानी संरक्षण कर सकता है बच्चा, यानी कि
जो वीकर में ए वीकर में पानी और बी वीकर में पानी को वो अंतर उसमें समझ सकता है कि किसमें पानी ज़्यादा है, किसमें पानी कम है, या किसमें या पानी जो दोनों जार में बराबर है। ये कॉन्सेप्ट, वो कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बच्चा करना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चों के अंदर क्लासिफिकेशन करने की क्षमता आ जाती है, शेरिएशन करने लग जाता है बच्चा, और बच्चा लॉजिकल हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज सेम है, मतलब कि जो मतलब कि सेम प्रॉपर्टीज, यानी कि जो ए बीकर ए में और बीकर बी में जो मतलब कि जो पानी का जो प्रॉपर्टीज है सेम है, बस आउटवर्ड अपीयरेंस चेंज होता है, वो करना बच्चा सीख जाता है। वो जान जाता है कि बस आउटवर्ड अपीयरेंस है वो चेंज है, नहीं बाकी जो प्रॉपर्टी है वो सेम है। यानी कि जो उसके अंदर पानी है, वाटर है, वो सेम है। जो ए में वाटर जितना है उतना बी में भी वाटर है। वो कंजर्वेशन करना बच्चा सीख जाता है, संरक्षण करना सीख जाता है इस स्टेज में आकर बच्चा। ठीक है फ्रेंड्स, रिवर्सिबल थिंकिंग करना सीख जाता है बच्चा, वस्तुओं का संरक्षण यानी अचीव्स कंजर्वेशन, जिसको मैंने अभी क्लियर किया है फ्रेंड्स। रिवर्सिबिलिटी करने का ज्ञान हो जाता है बच्चों के अंदर, वस्तुओं को सजाना बढ़ते घटते क्रम में करना सीख जाता है बच्चा। डिसेंट्रेशन करना सीख जाता है बच्चा, यानी विकेंद्रीकरण करना सीख जाता है। ठीक है फ्रेंड, जिसको CCS ट्रिक के द्वारा, सी से कंजर्वेशन, सी से क्लासिफिकेशन और एस से सीरिएशन, ये तीनों करना चीजें बच्चा सीख जाता है किसमें, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में फ्रेंड्स। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज क्या होता है और इसकी एज के एज कितने से कितने तक होती है। 11 से 15 वर्ष के वर्ष को हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं फ्रेंड। इसमें क्या होता है, बच्चा अब्स्ट्रैक्ट अमूर्त चिंतन करने लगता है, लॉजिकल कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, बच्चे के अंदर हाइपोथेट मतलब कि हाइपोथिको डिडक्टिव रीजनिंग यानी परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तर्क करना सीख जाता है बच्चा। डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है बच्चे के अंदर, क्षमता आ जाती है, निगमनात्मक चिंतन करने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो फ्रेंड्स ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना जो व्यू है वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर मुझे कुछ और इम्प्रूवमेंट करना हो तो मुझे बताइएगा, तो मैं उसमें ज़रूर वर्क करूँगा। और अगर ना समझ में आए तो भी बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में, तो मैं और अच्छे तरह ढंग से बताने की कोशिश करूँगा फ्रेंड्स। जैसा भी हो आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय बाय। आगे के जो हम टॉपिक को लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फ्रेंड्स। आज एक थ्योरी, हमने दो थ्योरी कंप्लीट की है। तो फ्रेंड्स आज के क्लास में बस इतना ही। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय, थैंक यू।